देश के बहुत से घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जला था, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, आंखें रो रही थी। इतना उन्माद अन्य कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया जितना ये 3 युवा उत्पन्न कर गए थे। भूख हड़ताल में 3 शहीद हुए थे, मोहित मोइत्रा, मोहन किशोर और महावीर सिंह, जिन तीनों के स्टेच्यू अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के बाहर लगाए गए हैं। विडंबना यह है कि देश के इतिहास में उन विक्रम विप्लवियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। कितनी विडंबना है कि हम केवल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम जानते हैं। उस मुकदमे में वे 8 लोग जो काले पानी की सजा काट कर आए थे, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि देश की आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त जब एक तहसीलदार से कोई पट्टा बनवाने के लिए गए थे तो तहसीलदार ने यह कहकर बाहर निकाल दिया था कि स्वतंत्रता सेनानी होने का तमगा दिया जा चुका, अब क्या पूरे देश को नोचते फिरोगे। गोलियों की आवाज जब उस तरफ से आना बंद हो गई तो भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उस हुतात्मा के, उस पवित्र देह के हाथ लगा सके। उन्हें फिर भी डर था कि कहीं जीवित बैठा हो और वेट कर रहा हो। जब शाम को जेलर ने आकर कहा कि इसी समय फांसी लगाई जाएगी, तब भगत सिंह के उस बुक के कुछ ही पन्ने बचे थे, बाकी वो बुक उस पूरे दिन में वो पढ़ चुके थे। क्या निडर निर्भय बंदा रहा होगा जिसे पता होगी कल फांसी लगेगी, पहले दिन बैठकर किताबें पढ़ता होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 9 और 10 सितंबर फिरोजशाह कोटला दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई। फाउंडर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव। 30 अक्टूबर 1928 को, मैं पहले बता चुका था आपको, पंजाब के गरम दल के बड़े नेता, शेर पंजाब के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे, लाहौर जो कि पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, और पुलिस लाठीचार्ज के अंदर शहीद हो गए थे। लाठियों द्वारा उनको पीटा गया और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। युवाओं को बड़ा झटका लगा और युवाओं को लगा ये हमारे देश के इतने बड़े नेता को इस प्रकार बेरहमी से ब्रूटल कैसे मारा जा सकता है। करारा जवाब मिलेगा। भगत सिंह जो कि पूरी तरीके से सेकुलर बंदे थे, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे जो धर्म में विश्वास नहीं करते थे, जबकि लाला लाजपत राय उतने हिंदूवादी नेता थे, प्रो हिंदू आइडियोलॉजी वाले नेता थे। और भगत सिंह और लाला लाजपत राय के विचार मिलते ही नहीं थे। इवन 1924 के आसपास लाला लाजपत राय ने कोई हिंदुओं के पक्ष में एक बयान दिया था और मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया था। भगत सिंह विरोध करना चाहते थे खुलेआम। तो लाला लाजपत राय के लिए कैसे बोला जाए, इतने बड़े नेता थे। भगत सिंह पढ़ाकू थे, बहुत अधिक पढ़ा करते थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता है, द लॉस्ट लीडर, खो गया हमारा नेता। उन्होंने वो कविता लिखी जब वर्ड्सवर्थ जो था वो स्वतंत्रता का हिमायती नहीं रहा था, स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं रहा था, तब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उस पर कविता लिखी थी, द लॉस्ट लीडर। भगत सिंह वो कविता जानते थे। उन्होंने एक पेज पर वो कविता लिखी, एक पोस्टर बनाया, उस पर कविता लिखी और साइड के अंदर लाला लाजपत राय का फोटो लगाकर लाहौर की दीवारों पर वो पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे और लिखा गया कि हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है, हम वीणा के इस तार के बिना भी संगीत की गूंज को अनुप्राणित करते रहेंगे। मतलब जो लड़का वैचारिक रूप से लाला लाजपत राय के खिलाफ है, आइडियोलॉजिकली उनकी बातों को नहीं मानता है, वो लड़का लाला जी की हत्या के बाद इतना उद्वेलित हुआ कि उसी ने प्लानिंग किया कि लिस्ट बनाओ लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है। और पता चला कि लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार जेम्स स्कॉट है। जेम्स स्कॉट नाम का अफसर है और उसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था और उसने ये किया है। क्रांतिकारियों ने लाहौर में अपना डेरा जमाया, एक घर किराए पे लिया जिसका नाम था मोजंग हाउस। उस मोजंग हाउस में वो सारे क्रांतिकारी रहते थे। जयदेव कपूर और शिव वर्मा की ड्यूटी लगाई गई कि तुम जाओ रेकी करो, स्कॉट कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या ड्रेस है, क्या व्हीकल है उसका। शिव वर्मा और जयदेव कपूर ने 10-12 दिन की रेकी के बाद बताया कि साहब इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, मोटरसाइकिल लेके आता है। कहा गया अब जाएगा कौन? 3 लोग स्कॉट को मारने के लिए जाएंगे, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। उधर जयदेव वहां पर खड़ा रहेगा, जैसे ही बाइक निकलेगी वो बताएगा कि यही आदमी है। राजगुरु गोली मारेगा, जब बाइक से गिर जाएगा तो भगत सिंह गोली मारेंगे और चंद्रशेखर आजाद
ध्यान रखेंगे कि उसकी सहायता करने के लिए, अंग्रेज की सहायता करने के लिए कोई दूसरा नहीं आता हो। महावीर सिंह राठौड़ बाहर जीप लेके खड़ा रहेगा और जब ये भागेंगे तो उस जीप में बैठकर वापस मोजंग हाउस आ जाएंगे। पूरी प्लानिंग 22-22, 23-23 साल के लड़कों में क्या गजब की क्रांतिकारिता की भावना थी। वो युवा जोश, उमंगों का जोश होता है, जज्बातों का जोश होता है। कॉलेज में लड़ाई करने जाते तो कुछ यूं प्लानिंग क्या करते थे, हालांकि प्लानिंग ज्यादातर उन दिनों में फेल ही हो जाया करती थी, पर ऐसी प्लानिंग तो करते थे। इन लोगों ने भी प्लानिंग की, पर बदकिस्मती उस दिन स्कॉट ओपीसी नहीं आया। गोरे सारे एक जैसे ही लगते थे, वैसी बाइक लेके आया हुआ था जॉन सैंडर्स, और जैसे ही जॉन सैंडर्स निकला बाहर, जयदेव ने उधर से इशारा किया कि आ रहा है, सल्टा दो। राजगुरु आए बीचों बीच, और राजगुरु ने एक गोली मारी, एक गोली से नीचे सड़क पे भगत सिंह आए और पूरी धड़ 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 8 गोलियां मारी, उसके जमीन पे ढेर कर दिया। पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़े थे चन्नन सिंह, सरदार चन्नन सिंह, अंग्रेजों की पुलिस के एक सिपाही। उन्होंने जब देखा कि हमारे साहब को मारा जा रहा, उनकी वफादारी का खून दौड़ा। भले ही अंग्रेज हो पर अपने साहब हैं, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। और चन्नन सिंह भागे, साहब को मार दिया, साहब को मार दिया। चंद्रशेखर आजाद वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि तुम वापस चले जाओ, तुम इंडियन हो, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। चन्नन सिंह नहीं माने, जैसे पास आने लगे चंद्रशेखर आजाद ने बंदूक निकाली और चन्नन सिंह को मार दिया। वहां से तीनों भागे और बाहर महावीर सिंह जीप लिए तैयार खड़े थे, उनको बिठाया और वहां से मोजंग हाउस वापस आ गए। एक भी लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ। उल्टा जब वो आए तब उनको पता चला कि हम जिसको मार कर आए वो स्कॉट नहीं है, वो सैंडर्स है। लड़कों ने एक पोस्टर तैयार किए, वापस पूरे लाहौर में वो पोस्टर लगाए, जिनमें लिखा कि सॉरी, हम स्कॉट को मारने गए थे पर गलती से सैंडर्स मारा गया, लेकिन हमें इस बात का भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि सैंडर्स भी उसी एम्परियलिस्टिक पावर का एक सिंबल है, जिस साम्राज्यवादी सत्ता ने अपने सत्ता के नशे के अहंकार के अंदर हमारे इतने बड़े नेता को सड़क पर बीचों बीच लाकर लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बदला लिया जाना जरूरी था, यह बताया जाना जरूरी था कि खून जमा नहीं है अभी तक, यह बताया जाना जरूरी था कि हम अब थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे, यह बताया जाना जरूरी था कि नया भारत है जो घुसकर मारेगा। अब मुझे लगता है उस दिन स्कॉट को जब ये बात पता चली होगी तो उसने कहा, बोमियो साहब महाराज, सो सलाम महाराज आपको, आज जो आपने बचाया है मेरे को, हर शनिवार आपके तेल पका चढ़ा दूंगा मैं। पोस्टर लगाने के बाद, शहर में दिन दहाड़े हत्या करने के बाद वो लड़के गिरफ्तार नहीं हो पाए। केवल एक निशानी अंग्रेजों को, एक लड़का सिख है, जूड़ा रखता है, बाकी कोई निशानी नहीं मिली। लाहौर पंजाबियों का गढ़ सिख ही रहा करते थे लाहौर के अंदर। सिखों को, लड़कों को पुलिस पकड़ पकड़ के लेके जाने लगी। जो भी घर के अंदर युवा लड़का बाहर आओ, शिनाख्त करवाई जाएगी। भगत सिंह को लगा गिरफ्तार किए जा सकते हैं। गुज्जू नाई को फ्लैट पे बुलाया गया और गुज्जू नाई ने फ्लैट पर भगत सिंह के बाल काट दिए। उसके बाद भगत सिंह ने अपना वो चिर परिचित फोटो खिंचवाया, जिनके अंदर वो हेट लगा रखे हैं और मूछों पर वंट दे रहे हैं। वो फोटो उसके बाद का उनका पॉपुलर हुआ था। सारे क्रांतिकारी भेष बदलकर वहां से भाग गए। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखते हो तो उसमें फिर एक बहुत अच्छा सा सीन है, जिसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु और दुर्गा भाभी तीनों एक साथ लाहौर के रेलवे स्टेशन से निकलते हैं। भगत सिंह थोड़े गोरे चिट्टे थे, हेट लगाने के बाद एकदम अंग्रेज की तरह लगते थे, और वो एक अंग्रेज का वेश बनाकर, साथ में दुर्गा भाभी जैसे उनकी वाइफ है और साथ में राजगुरु जैसे उनका नौकर है जो उनकी अटैची लेके चल रहा है। और वहां से उस कड़ी जो एकदम वातावरण था, सुरक्षा जांच की जा रही थी, उस जांच के बीच से निकलते हैं। और वो मूवी देखोगे तो आप वापस देखोगे उसमें वो सीन कि एक ऑफिसर है, इंडियन ऑफिसर है, और वो एक एक आदमी के लिए कह रहा है सबको देख देख के जाने देना है। और जैसे उनकी बारी आने लगती है, भगत सिंह वो स्टिक, अंग्रेज जो स्टिक सी लेके चलते तो स्टिक हाथ में होती है, वो उसके राजगुरु के स्टिक मारते हैं, राजगुरु गिर जाता है, वो अटैची गिर जाती है, और फिर वो अपनी वो
इंग्लिश एक्सेंट के अंदर जो हिंदी बोलते हैं, उस हिंदी में अपनी वाइफ को जैसे धमका रहे हो, हमने तुमको पहले ही बोला था हम तुम्हारे देश नहीं जाएगा, तुम्हारे देश का लोग अच्छा नहीं है। और उस इंडियन ऑफिसर को लगता है कि ये कोई अंग्रेज बाबू है, भड़क गए किसी बात पर, और वो भाग के आता है कि साहब क्या बात, उसके और स्टिक मार, तुम दूर हो जाओ, मैं किसी भी इंडियन को पास नहीं लगने दूंगा मेरे। उसे लगता है साहब ज्यादा नाराज हो गए, वो अपने ऑफिसरों को कहता है अरे साहब को जान दो, पहले साहब को जान दो, अपने को इंडियन चेक करने। और भगत सिंह वहां से निकल जाते हैं। तमाम लोग, चंद्रशेखर आजाद एक साधु का भेष बनाकर वहां से निकल जाते हैं। खूब दिनों तक इन लोगों ने फरारियां काटी, यूपी के अंदर अलग अलग गांवों के अंदर, अलग अलग खेतों के अंदर ये लोग पड़े रहे। थोड़े दिनों में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला कि उस लाहौर वाले केस में हुआ क्या, सैंडर्स को मारने वाले आखिर थे कौन। 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने सैंडर्स को शूट कर दिया था। जब कुछ भी सबूत वगैरह नहीं मिले पुलिस को, जब इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो केस पे एफआईआर लगा दी गई। एफआईआर समझते हैं, फाइनल रिपोर्ट बाई क्लोज किया जाता है केस, और हमें इस बारे में अब कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं। लैक ऑफ एविडेंस में केस खत्म किया जाता है। क्रांतिकारियों को जब लगा कि केस वगैरह यूं बंद होने लग गए हैं तो वापस उत्पन्न हुए। आगरा को डेरा बनाया इस बार। भगत सिंह इतने पढ़ाकू थे कि आगरा में बाकायदा उन्होंने पुस्तकालय खोला था। भगत सिंह लिए कहा जाता है कि जींस पर चोला पहना करते थे और अपने चोले के अंदर खूब सारी किताबें रखते थे, और जो कोई उनके साथी कॉमरेड हुआ करते थे, जो भी साथी दोस्त हुआ करते थे, उन सबको किताबें बांटते थे। इसलिए क्रांतिकारी तो अक्सर भगत सिंह को देखकर गली चेंज कर लिया करते थे कि सरदार आते किताब दे देगा। और लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखोगे तो उसमें शुरुआती सीन में फिर है सुखदेव हाथ में एक डंडा लिए हुए घूम रहा है, एक पढ़ाकू से लड़के को बुलाकर पूछता है कि मदन मोहन मालवीय का पूरा नाम बता, महामना मदन मोहन मालवीय का पूरा नाम क्या है। और वो कहता है सर ये तो मुझे नहीं आता, यही है उनका पूरा नाम ही बोला है मैंने। फिर किसी अंग्रेज का पूरा नाम पूछते हैं और वो उसके बाप तक का नाम बता देता है। सुखदेव उसको गालियां निकालते हैं कि तुम सब अंग्रेज की औलाद बन गए हो। तभी उनमें से एक लड़का कहता है इसको कहने से क्या होगा, उस सिखों वाले लड़के को तो देखो, वो तो एनुअल फंक्शन के अंदर भी भाग लेने के लिए गया है। और सुखदेव कहते हैं कि चलो उसको सबक सिखा के आते हैं। पर वहां पर जब वो जाकर देखते हैं तब भगत सिंह वहां गीत पे डांस कर रहे होते हैं, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, जो किसी समय में उनके चाचा अजीत सिंह जी ने जब प्रथम चरण का आंदोलन चलाया था, उस समय जब किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तब उस गीत की रचना की थी कि पगड़ी संभाल जट्टा। जट सिख होते हैं ज्यादातर पंजाब के अंदर, तो ये जट्टों अपनी पगड़ी को संभालो, इसकी आन बान शान को बनाए रखो। तो सुखदेव बड़े प्रेरित होते हैं और भगत सिंह के बाद में दोस्त बन जाते हैं। अब वापस आगरा के अंदर वो मिलने लगे। वापस बात आई कि क्या किया जाए, सरकार को डराया जाए। और उन लोगों को पता चला कि सरकार 2 बिल पास करने वाली है। वो बिल जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर इंडियन मेंबर्स के अपोज करने के कारण खारिज हो गए, उनको गवर्नर जनरल अपने विटो का प्रयोग करते हुए ऑर्डिनेंस से इनेक्ट कर रहा है, पास कर रहा है। कौन से 2 बिल मैंने आपको बताए थे जिनका स्वराज पार्टी विरोध करती थी। एक बिल था आपका पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक की सुरक्षा के नाम पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखा जा सकता था। और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल कहता है कि हड़ताल की स्थिति के अंदर सारे अधिकार है उद्योगपतियों के पास चले जाते हैं और मजदूरों को हड़ताल करने के कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे। दोनों जो थे वो मजदूरों पर, सामान्य नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उस पर आंच लाने वाले थे, उसको कहीं ना कहीं कम करने वाले थे। क्रांतिकारी चूंकि युवा से, स्वतंत्रता से, नागरिक स्वतंत्रता से, मजदूरों से बहुत नजदीकी रूप से जुड़े हुए थे, उन्हें लगा इन बिलों का विरोध करना चाहिए। तो कैसे करें इनका विरोध, अपने क्या तरीका हो इन बिल का विरोध करने का। तो किसी ने कहा यार गांधी जी ने ये विरोध कैसे करते हैं, कि इनके पास तमाम साधन है। गांधी जी के एक बोल पे पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। इनके पास अखबार है, अखबारों से ये लिख देते हैं। तो कहा हम यदि जनता को कहें कि आओ तो जनता क्यों नहीं आएगी। कहा कि भारत की जनता भीरू जनता है, क्रांति के आह्वान पर बाहर नहीं निकले। भारत की जनता चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसियों के। हमारा बच्चा ऐसा काम क्यों कर रहा है। और आपने देख लो आज भी अपने कदे घर वालों को कि हम देश के लिए शहीद होना चाहते, बाबा थप्पड़ मारूंगा, चुपचाप बैठा रहे, थूक मुंह से, परजी बात करता है। जो कि बापू कहता है अहिंसक तरीके से है, इसलिए हर कोई साथ में आ जाते हैं। उनका अखबार सरकार जब्त नहीं करती। आप ऐसा जो भी क्रांति की बात करने वाला अखबार छापोगे, सरकार जब्त करके रख देगी। फिर क्या करोगे आप, फिर क्या तरीका हो, दूसरे क्या तरीके होने चाहिए। का तरीका वही है, अंग्रेजों को मारा जाए। क्या हो जाएगा, 2, 4, 5, 7, 10 अंग्रेजों को मारने से क्या देश को आजादी मिल जाएगी। तो फिर क्या करें,
भगत सिंह एक प्लान लेके आए और भगत सिंह ने कहा कि जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रखे जाएंगे, उस समय हम किसी प्रकार से जुगाड़ करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस जाते हैं और वहां पर बम फेंकते हैं। लोगों का दिमाग खराब। अभी तो कह रहे हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, 10-15 को मारने से तो क्या हो जाएगा, यहां डायरेक्ट बम फेंकने की बात की जा रही है। भगत सिंह ने कहा वो बम ऐसा होगा जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, केवल धमाका करेगा और धुआं होगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? भगत सिंह ने कहा अगले दिन हेडलाइन बन जाएगी, हमें अखबार निकालने की जरूरत नहीं है, अखबार खुद छापेंगे। उनका यार थू ये बड़ा प्लान शानदार। कौन जाएगा बम फेंकने के लिए? भगत सिंह का मैं जाऊंगा बम फेंकने के लिए, और बम फेंकने के बाद में हम वहां से भागेंगे भी नहीं, हम वहां गिरफ्तार हो जाएंगे, और गिरफ्तार होने के बाद जब हमें जज के सामने लेके जाएंगे तो हम बताएंगे कि हमने बम क्यों फेंका है, हम हमारे उद्देश्य बताएंगे। आप कह रहे हो ना लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कैसे जाए, तो हम उद्देश्य बताएंगे। हम जो कोर्ट रूम में जज के सामने जो कुछ बोलेंगे वो अखबार छापेगा। अगले दिन तमाम भारत की जनता उनके बारे में पढ़ लेगी कि हमने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। लोगों का ये तरीका सही है। बम फेंकने के लिए कौन जाए? भगत सिंह ने कहा मैं। चंद्रशेखर आजाद कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, HSR उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भगत तुम नहीं जाओगे, तुम पर लाहौर वाला केस चल रहा है और पुलिस उसमें तुमको पकड़ सकती है। भगत ने कहा कि पंडित जी लाहौर केस पर FIR लग गई है, दोबारा से केस खोला जाए तो भले ही, बाकी एक बार केस बंद हो गया है, इसलिए मुझे जाने दो प्लीज। मेरे दिमाग में खूब सारी बातें मैं ही बोल सकता हूं। वो कहा नहीं तू चला जाएगा, संगठन कौन चलाएगा? कहा संगठन सुखदेव, मेरे बाद में संगठन को सुखदेव देखेगा। सुखदेव ने कहा अच्छा नाम खुद का हो, हम केवल संगठन देखते फिर, मैं भी जा सकता हूं, बम मैं ही फेंक सकता हूं। राजगुरु ने कहा मैं फेंक दूंगा बम, उसमें क्या है? भगत सिंह ने कहा अरे मैंने कहा कि केवल बम नहीं फेंकना है, जज जब पूछेगा तो उसको बताना हो रहा है हमारे उद्देश्य क्या था, हम बता देंगे। उसने कहा इंग्लिश बोलनी पड़ती है कोर्ट में। सुखदेव ने कहा कि आती तो पंजाबी है, हिंदी टूटी फूटी आती है। राजगुरु ने कहा कि अपने को तो मराठी आती है, दूसरी भाषा ही नहीं आती है। तो अब कौन जाए साथ में? तो बंगाली बॉय जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, बट्टू केशवर दत्त का बीके मेरे साथ जाएगा। तो भगत सिंह और बीके मतलब बट्टू केशवर दत्त, दोनों उस दिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा में पहुंचे, जिस दिन वहां पर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल प्रस्तुत किए जाने थे। और उन दोनों ने उस जगह पर वो बम फेंका जहां पर लोग नहीं बैठे हुए थे, खाली वैकेंट सीट्स जो थी उन पर बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को धुआं हुआ, धमाके की वजह से लोग भागे, पर ये दोनों लड़के वहीं खड़े रहे और वहां पर नारे लगाते रहे, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, क्रांति अमर रहे। दोनों लड़के गिरफ्तार कर लिए गए। जब लोग भाग रहे थे तब ये दोनों लड़के उनको पकड़ पकड़ के कुछ पर्चे दे रहे थे, जिन पर्चों पर लिखा था फ्रांसीसी क्रांति का वो महान कथन कि बहरों को सुनाने के लिए जोर से धमाके करने पड़ते हैं। हमने बम इसलिए फोड़ा है कि सरकार बहरी हो चुकी थी, सरकार सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने ये बम फोड़ा है ताकि तुम्हारे बहरे कानों में पहुंचे कि जनता चाहती क्या है। तुम्हारे काले कानून जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के माध्यम से आते हैं, इनको रद्द कैसे किया जाए, इसलिए हमने ये सब किया है। गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जज के सामने लेके गए, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा ये लोग चाहते थे। क्या बोले हैं वहां पर ये लोग। मुझे लगता है उस अजय देवगन वाली लेजेंड ऑफ भगत सिंह के सबसे बेहतरीन सीन वो है जब भगत सिंह वहां ट्रायल रूम में, कोर्ट रूम में उनके सामने बोलते हैं। अब अखबार लगातार भगत सिंह के बारे में लिख रहे थे। हीरो था भगत सिंह देश का, एक 21 साल का नौजवान बढ़ चढ़कर वहां पर अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रहा था। देश के लिए गर्वोन्मत्त करने वाला विषय था। लोकप्रियता का आलम यह था कि भगत सिंह गांधी से भी अधिक लोकप्रिय हो रहे थे उन दिनों में। अंग्रेजी सरकार को लगा कि यदि जनता का बहाव इस प्रकार से क्रांतिकारियों की तरफ होने लग गया तो ज्यादा दुखदाई होगा, तो क्या किया जाए। बम फेंकने के आरोप में तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा हो सकती है।
थोड़ा लंबे टाइम तक और रख लेना, और तो क्या कर सकते हो, बंदा तो कोई मरा नहीं है उसके अंदर। किसी ने कहा साहब इस पर एक केस और है, लाहौर में सैंडर्स को मारने वाले में इसका नाम है, का केस रीओपन किया जाए। केस को रीओपन किया गया। भगत सिंह गिरफ्तार थे, उनके 2 और साथी राजगुरु और सुखदेव भी गिरफ्तार किए गए, 8 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए। आजाद एक बार फिर आजाद रहे, वो फरारी चलते रहे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये सुखदेव थापर और सुखदेव और आगे राजगुरु का फोटो आ जाएगा भाई, ये जतिन दास नाम याद रखना, भी मैं बताऊंगा, जतिंद्र नाथ दास। ये वो नोटिस है, ढंग से पढ़ना, जो सैंडर्स को मारने के बाद उन्होंने लाहौर की सड़कों पर लगाया था। पोस्टर आफ्टर सैंडर्स मर्डर, नोटिस बाय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ब्यूरोक्रेसी बीवेयर, नौकरशाही जाग जाओ, सावधान रहो। इसके अंदर उन्होंने वो पूरी तरीके से अपना लिखा कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। Today the world has seen that the people of India are not lifeless, their blood has not become cold. दुनिया आज देख रही है कि भारतीयों का खून ठंडा नहीं पड़ा है, आज हमने दिखा दिया ये सब। ये एक भगत सिंह की बुक है जो उन्होंने लिखी थी, इसका नाम है Why I am an atheist, मैं नास्तिक क्यों हूं, जो उन्होंने जेल के दौरान लिखी थी। मैं आगे अभी उसकी बात और करूंगा, ये उनकी बुक है वो। आगे पढ़ते हैं। भगत सिंह राजगुरु जेल के अंदर जब खूब सारे क्रांतिकारी इकट्ठे कर लिए गए तो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता वहां पे। मैंने बताया कि 2 प्रकार के लोग होते थे, एक राजनीतिक कैदी, गांधी, नेहरू, इन सबको जेल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी। एक जिनको हिंसा के आरोपों में गिरफ्तार किया जाता था, उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। इन्होंने कहा कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कोर्ट में कि हिंसा हमने की है, तब तक हमें भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर को मिलता है। इसलिए हमें भी अखबार दिए जाए, हमें भी खाना अच्छा दिया जाए, हमें भी डायरी दी जाए, हमें भी पेन दिए जाए, किताबें पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए हमें भी। या जो भी भगत से उनको, नेहरू गांधी को जो भी सुविधाएं मिलती है हमें भी दो। सरकार ने इसके लिए मना कर दिया। मना क्या, तो इन्होंने भूख हड़ताल है, यदि अच्छा खाना वगैरह नहीं दोगे तो भूख हड़ताल करेंगे। जतीन बाबू केमिस्ट्री के लेक्चरर, जिनको बम बनाने के लिए HSRA में रिक्रूट किया गया था, बंगाली बॉय, जब भूख हड़ताल पर बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह, मैं जब तक ये मांगे मान नहीं लेंगे तब तक भूख हड़ताल से उठूंगा नहीं, बीच में मत अड़ जाना कहीं पे। कहा ठीक है। लेकिन जिद पर वो केवल अकेला बंदा ही अड़ा रहा। बाकी सब लोगों ने धीरे धीरे भूख हड़ताल, या तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती तुड़वा दी। 4 आदमी बाकायदा पकड़ते, एक आदमी पाइप लेके मुंह के अंदर डाल देता, दूध वगैरह डालने की कोशिश करते, और यदि कोई मुंह बंद कर लेता तो नाक के अंदर घुसेड़ दिया जाता। कहते हैं कि इनमें से एक क्रांतिकारी, वो जो जीप चलाने वाला था और इनको मोजंग हाउस लेके आया था, महावीर सिंह, वो पहलवान था, हट्टा कट्टा था, इसलिए उसकी थोड़ी जिम्मेदारी थी कि जब भी कोई ऐसा दूध पिलाने वाला आए तो वो उसके साथ में लड़ता था और उसको भगाने की कोशिश करता है, 1-2 का नाक वाक तोड़ने की कोशिश करता। पर फाइनली वो ज्यादा लोग होते तो पकड़ के इनको कुछ ना कुछ लिक्विड दे दिया करते थे। जतीन बाबू नहीं माने। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद में जतीन दास 13 सितंबर 1929 को शहीद हो जाते हैं। जब लाहौर से उनकी लाश कलकत्ता लेकर गए थे तो कलकत्ता के रेलवे स्टेशन में 6 लाख लोग उस लाश का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। 2 मील लंबी उनकी शव यात्रा में कलकत्ता पूरा दुख मग्न हो गया था उस दिन। आप सोच के देखिए कि किसी की शव यात्रा में 6 लाख लोग इकट्ठे हो गए होंगे। क्रांतिकारियों की क्या लोकप्रियता रही होगी। अंग्रेजी सरकार और घबराई। सरकार को लगा कि मामले गंभीर होते जा रहे हैं। इस प्रकार शहीदों को यदि हीरो बनाना लोगों ने शुरू कर दिया तो और लफड़ा हो जाएगा। फटाफट लाहौर वाले केस के अंदर कार्रवाइयां करनी शुरू की गई। इसी बीच बाहर चल रहे चंद्रशेखर आजाद अपने एक अन्य क्रांतिकारी दोस्त के घर का जब समाचार सुनते हैं कि उनके घर की हालत खराब है, उनकी मां बहुत ही गरीबी का जीवन यापन कर रही है, तब अपने किसी दूसरे क्रांतिकारी दोस्त को बुलाकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ पैसे देकर उसके घर भेजना चाहते हैं। मुखबिरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरी तरीके से इलाहाबाद के उस अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया और कहा कि सरेंडर कर दिया जाए। मां भारती का वो लाल जो कभी अंग्रेजों का अपने पर हाथ नहीं लगने देने पाया था, किस प्रकार सरेंडर कर सकता था। पुलिस के एनकाउंटर के अंदर चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ की ओर से गोलियां चलाते रहे। अंत में जब उस बंदे के पास केवल एक गोली बची थी, उसे लगा कि ये भी चला दी तो गोलियां समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अंग्रेज मुझे मार देंगे या पकड़ कर ले जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि चंद्रशेखर पर कभी फिरंगियों के हाथ लग पाए।
उन्होंने खुद अपने गोली मार ली थी। गोलियों की आवाज जब उस तरफ से आना बंद हो गई तो भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उस हुतात्मा के, उस पवित्र देह के हाथ लगा सके। उन्हें फिर भी डर था कि कहीं जीवित बैठा हो और वेट कर रहा हो कि एक एक जैसे आएगा उनको मार दूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़े, फाइनली जब लाश देख ली तो भी उनका डर नहीं जा रहा था। किसी इंडियन को आगे बढ़ाया कि तू देख मरा है कि नहीं मरा है। उसने हिला के बंदूक लेके देखा, उसने कहा साहब मर गया है। वो चंद्रशेखर आजाद जो भगत सिंह की फांसी से लगभग 1 महीने पहले 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे। 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी लगा दी गई तथा 8 अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, जिनमें वो महावीर सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ग्यारसी लाल, खूब सारे लोग, यशपाल आदि खूब सारे लोग शामिल थे। इसे दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। पहला लाहौर षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन वालों का था और दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा सैंडर्स हत्याकांड वालों का था। क्या ही अजीब संयोग है कि प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़े करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। उसी प्रकार आदर्श के पद चिन्हों पर चलते हुए भगत सिंह जेल चले गए थे और उसके बाद फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। कहते हैं कि उनको फांसी 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन लाहौर के आसपास के गांवों में जब पता चलना शुरू हुआ कि कल सुबह भगत सिंह को फांसी देंगे तो लोगों के जत्थे वहां से निकलने शुरू हो गए थे। अंग्रेजी सरकार को लगा कि कल लोग जेल तोड़कर इनको आजाद करवा सकते हैं, इसलिए 23 मार्च को शाम को इन तीनों को फांसी लगा दी गई थी। कहा जाता है कि उनको जो फांसी दी गई थी तो जब उन तीनों को बैरक में कहा गया, सब क्रांतिकारी बाकी सब वहां पे बंद थे, सबको पता था कल सुबह फांसी लगाएंगे, पर अचानक शाम को जेलर गया और उसने सुखदेव और राजगुरु को जाकर कहा कि बाहर आ जाओ, तुम्हें फांसी लगाई जाएगी। उन दोनों ने मना कर दिया कि ना, रात अपनी है, सुबह लगाना, जब सुबह की बात है तो अब कैसे लगा सकते हो, और नहीं खोल रहे हम तो, अंदर से लोगों को बंद कर लिया। तो एक बंदा भगत सिंह के पास गया और भगत सिंह को कहा कि सुबह वाली फांसी का टाइम चेंज करके अभी कर दिया गया, आपको अभी फांसी लगाई जाएगी। भगत सिंह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और सुबह जब उनके उस दिन सुबह को 23 मार्च की सुबह को जब भगत सिंह के जो वकील थे वो जब भगत सिंह से मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने भगत सिंह से पूछा था कि अंतिम इच्छा हो तो बता दे। भगत सिंह ने कहा कि रशियन रिवॉल्यूशन का हीरो था लेनिन, और लेनिन की एक बुक है जो मैंने नहीं पढ़ी, आप मुझे वो बुक ला कर दे दो। जब शाम को जेलर ने आकर कहा कि इसी समय फांसी लगाई जाएगी, तब भगत सिंह के उस बुक के कुछ ही पन्ने बचे थे, बाकी वो बुक उस पूरे दिन में वो पढ़ चुके थे। क्या निडर निर्भय बंदा रहा होगा जिसे पता होगी कल फांसी लगेगी, पहले दिन बैठकर किताबें पढ़ता होगा। भगत सिंह हंसे उसकी तरफ और हंसकर कहा कि आपकी इजाजत हो तो ये इस किताब के 3-4 पन्ने सफे जो बचे हैं वो खत्म कर दिए जाएं। जेलर ने कहा कि समय नहीं है, अब समय हो चुका है, आप बाहर आइए और सुखदेव राजगुरु को भी मनाइए। भगत सिंह जेल से बाहर आए और उन्होंने सुखदेव राजगुरु को भी कहा कि देश के लिए मरने का इससे सुनहरा अवसर क्या हो कि कल की जगह आज शाम कोई फांसी लगाई जा रही है। उन दोनों ने सुना कि तू तैयार है कि हाँ, तो हम भी बाहर आ जाएंगे। तीनों बाहर आए। तब तक बाकी क्रांतिकारियों को नहीं पता था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन तीनों जब पुलिस उनको लेकर जा रही थी तब जोर जोर से वहां पे नारे लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, गीत गाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। उन तीनों को उस फांसी के तख्ते पर लेकर गए और पूछा गया कि अंतिम इच्छा हो तो बताई जाए। उनका हाथ खोल दिए जाए तो हम तीनों आपस में गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोले गए, तीनों आपस के अंदर गले मिले। उसके बाद उन तीनों को फांसी लगा दी गई। वो दिन 23 मार्च 1931 था। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई है, देश के बहुत से घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जला था, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, आंखें रो रही थी। इतना उन्माद अन्य कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया जितना ये 3 युवा उत्पन्न कर गए थे। 1908 में पैदा होने वाला एक युवा 1931 में फांसी चढ़ जाएगा, देश को इस कदर झकझोर कर रख देगा।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये इन युवाओं का दबाव था कि अंग्रेजी सरकार को झक मरा के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको खत्म करवाने के लिए गांधी जी को बराबर बिठाकर समझौता करना पड़ गया था। उस समझौते में हालांकि गांधी जी पूरा जोर लगाते हैं और वो बात भी करते हैं कि भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को उनके साथ दया दिखाई जानी चाहिए, उनको छोड़ा जाना चाहिए। पर इरविन ने कहा कि चूंकि उन्होंने मर्डर किया, मर्डर के आरोपियों को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने और बताया था कि कालांतर में जब 23 मार्च को इनको फांसी लगाई गई और 29 मार्च को कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जब गांधी जी गए थे, तब भगत सिंह के एक संगठन नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने गांधी जी के विरोध में नारे लगाए थे, गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। तो नौजवान भारत सभा भगत सिंह की पार्टी हुआ करती थी। 8 अन्य आरोपी जो इनके साथ में थे, जो उस दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में थे, उनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की काले पानी की सजा के अंदर भेज दिया गया, जिसकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाए। वहां पर पुनः उन लोगों ने जेल में कैदियों के प्रति की जाने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की। एक बार फिर से उसी तरीके से उनको दूध वगैरह पिलाने की, लिक्विड देने की कोशिश की गई। बाकी लोग मेरी तरह कोई दुबले पतले थे तो अंग्रेज जबरदस्ती पकड़ के उनको दे दिया करते थे। महावीर सिंह फिर थोड़ा हट्टा कट्टा था, इसलिए मानता नहीं था, इसलिए एक बार उसको 4, 5, 10 लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के जमीन पे लिटा के उसके नाक के अंदर पाइप डाली गई। गलती से वो पाइप आहार नली की जगह श्वास नली के अंदर चली गई। फेफड़ों में दूध भर गया। वो चिल्लाता रहा, लेकिन लगा कि नाटक कर रहा है यूं ही। अंग्रेज छोड़ के चले गए। फिर वो और चिल्लाया, हेल्प हेल्प चिल्लाया। अंग्रेज अधिकारी भाग कर आए। आसपास वाले क्रांतिकारियों ने शोर मचाया कि पहलवान चिल्ला रहा है, पहलवान चिल्ला रहा है। अंग्रेजों को बैरक में देखते ही पता चल गया कि मरने वाला है। उठाकर ले जाने लगे तो पास वाले बैरक से ग्यारसी लाल वापस चिल्लाए कि क्या हुआ है, हमें बताया तो जाए। तब पहलवान ने एक बार थोड़ी सी आंखें खोली और कहा, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। लाश भी वापस घर वालों को नहीं दी गई थी। अंडमान निकोबार के पास बंगाल की खाड़ी में उसकी लाश फेंक दी गई थी। उस भूख हड़ताल में 3 शहीद हुए थे, मोहित मोइत्रा, मोहन किशोर और महावीर सिंह, जिन तीनों के स्टैचू अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के बाहर लगाए गए हैं। विडंबना यह है कि देश के इतिहास में उन विक्रम विप्लवियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। कितनी विडंबना है कि हम केवल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम जानते हैं। उस मुकदमे में वे 8 लोग जो काले पानी की सजा काट कर आए थे, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि देश की आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त जब एक तहसीलदार से कोई पट्टा बनवाने के लिए गए थे, तो तहसीलदार ने यह कहकर बाहर निकाल दिया था कि स्वतंत्रता सेनानी होने का तमगा दिया जा चुका, अब क्या पूरे देश को नोचते फिरोगे। हम यह भी नहीं जानते कि वो बटुकेश्वर दत्त अपने अंतिम समय में दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के अंदर तड़प तड़प कर मरे थे और उनके पास जाने वाला कोई भी नेता नहीं था। हम यह भी नहीं जानते कि जब उससे पूछा गया उस बटुकेश्वर दत्त से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मुझे भगत सिंह की मां से मिलवाया जाए। और जब भगत सिंह की मां आई तो उन्होंने कहा कि बेबे इन्होंने कहना कि मेरी लाश भी वहीं दफनाई जाए या मेरी लाश भी वहीं जलाई जाए जहां पर भगत सिंह की लाश जलाई गई थी। ये विडंबना इस वजह से है कि हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स। इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। विजेता कांग्रेस थी और मैंने जितने नाम गिनाए इनमें से कोई भी कांग्रेसी नहीं था। क्रांतिकारियों के पन्ने यदि 2 पन्नों में समेट कर रख दिए जाते हैं, तब ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि वे लोग जो भले ही दूसरी धारा के रहे हो, लेकिन यदि देश को आजादी दिलाने में अपने खून का कतरा कतरा तक बहा दिया था, जिनके लिए भले ही आज हम कहते रहे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। और केवल उनके 23 मार्च का दिन जब भी आता उसको शहीद दिवस के रूप में मनाकर या उनकी पुण्यतिथियां और जन्मतिथियां मनाकर अपनी इतिश्री कर लें। पर इस सरकारों से सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब तमाम तुम्हारी योजनाएं गांधी, नेहरू, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद और गोलवलकर के नाम पर चलाई जाती है, तब देश की कितनी योजनाएं राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चलाई जाती है। क्यों नहीं तुम्हारी नरेगाओं के नाम महात्मा गांधी नरेगा योजना की जगह चंद्रशेखर आजाद नरेगा योजना किया जाता है? क्यों नहीं तुम्हारी इंदिरा रसोई की जगह उसका नाम दुर्गा भाभी रसोई कर दिया जाता है? क्योंकि ये सवाल हम कोई पूछते नहीं है, हम केवल जब इतिहास पढ़ते हैं तब ये सवाल उठाते हैं। हम वोट देते समय इन बातों की कभी अपेक्षा नहीं करते, इसलिए सरकारों पर दबाव नहीं बनता, वो ऐसे कोई काम नहीं करती है। ये नहीं कहा जाना चाहिए कि गांधी जी वगैरह इनकी तुलना में कम हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बापू प्रातः स्मरणीय है, वो सम्माननीय थे, सम्माननीय है और सम्माननीय रहेंगे। पर दूसरी लकीर को छोटा करने की कोशिश क्यों की जाए?
हम उन सेलुलर जेल वालों को क्यों नहीं जानते हैं, हम उन आजीवन कारावास वालों को क्यों नहीं जानते, हम क्यों नहीं जानते कि उसके बाद यशपाल जो उनके साथ में थे वो गांव गांव के अंदर घूमते रहे थे और क्रांतिकारियों के परिवारों से मिलते रहे थे और उनकी जीवनियां बाद में लिख लिख कर छापते रहे थे। इस बारे में हमें कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारियां हमें नहीं है। एक अब फेसबुक से पेज हट गया, वो क्यों हट गया मैं नहीं जानता। पहले फेसबुक पर एक हिस्ट्री का पेज हुआ करता था, हिस्ट्री नाम से एक पेज था कोई। उस पेज ने एक दिन एक कहानी लिखी और उसने कहानी लिखी 16 सितंबर था उस दिन, मुझे आज भी याद है, 16 सितंबर था, ओजोन दिवस मनाते हैं हम, वो था। और उसने कहानी लिखी लाहौर षड्यंत्र केस पर और उसने लिखा कि किस प्रकार केवल जो 3 लोग फांसी लगे थे उनके नाम हम याद करते हैं, 8 लोगों के नाम भुला दिए गए क्योंकि सरकारों ने उनके नाम किताबों में नहीं छापे। और उन्होंने लिखा कि उनमें से एक जो महावीर सिंह था जिसने भगत सिंह को भागने में सर्वाधिक सहायता की थी, जिसके घर पर भगत सिंह शाहजहांपुर यूपी में लंबे समय तक रहे थे, वो बाद में अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के अंदर भूख हड़ताल के दौरान जिस प्रकार जतिन दास शहीद हुए थे वो भी शहीद हो गया था, जिसके साथ 2 और बंदे मोहित मोहित्रो और मोहन किशोर भी थे, जिनकी स्टेच्यू आज भी सेलुलर जेल के अंदर लगाई हुई है। उसका जन्मदिन है। मैंने भी पहली बार ही पढ़ा था कि यार ऐसा ऐसा कोई क्रांतिकारी भी था और उसका जन्मदिन है। सामान्य सी बात, ऐसी खूब सारी चीजें आती हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं। पर उसकी अंतिम लाइन बड़ी जोरदार सी थी और उसके अंतिम लाइन के अंदर लिखा हुआ था कि उस महावीर सिंह के पोते असीम सिंह अब जयपुर के मालवीय नगर में रहते हैं। ये चौंकाने वाली बात थी कि मैं उस समय जयपुर के मालवीय नगर के अंदर रह रहा था और मुझे लगा कि यार किसी क्रांतिकारी का परिवार मालवीय नगर के अंदर रहता है, अपने उसके बारे में जानते ही नहीं है। कैसे जाना जाए, इसके ऊपर तो इतनी जानकारी है। गूगल सर्च मारा मैंने, असीम सिंह मालवीय नगर लिखा तो उनकी दुकान का नाम आया, फोन नंबर आए नीचे, कॉल किया, असीम जी बोल रहे हो? जी। महावीर सिंह के पोते हो? कि जी। हम मिलना चाहते हैं आपसे क्योंकि आज महावीर सिंह जी का बर्थडे है, हम बात करना चाहते हैं आपसे। बंदे ने कहा शाम को घर आ जाना। घर का जब एड्रेस बताया तो पैरों तले जमीन खिसकने वाली जमीन थी। एक बात थी कि मैं सड़क के इस तरफ रहता था और उनका घर सड़क के उस तरफ था, महज 3 मकान इधर और 3 मकान उधर की दूरी। सैकड़ों बार वहां से गुजरे होंगे पर किसको पता था कि इस घर में रहने वाला परिवार उस व्यक्ति का परिवार है जो देश की आजादी के लिए शहीद हुआ था, जो भगत सिंह के साथ का आदमी था या उस लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर रहा था। तो बाकियों को तो जान भी कैसे पाए। मैं आसपास में जो भी स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट रहते थे, मैं जिनको जानता था, उनको मैंने कॉल किया, आओ यार। मुझे लगा यार 5, 7, 10 आदमी तो जाए, अगले को थोड़ा यूं फील हो कि हाँ यार वाकई रेस्पेक्ट करने के लिए आए हैं ये लोग। हम सब प्लानिंग करके गए। पहले हम केवल जाने वाले थे, फिर स्टूडेंट ने कहा सर ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, बुके वुके तो ले ही लेना चाहिए, उनका बर्थडे था तो बुके खरीद के लाए। किसी और ने कहा कि सर वो सोल उठाकर अभिवादन करते हैं, उस टाइप का भी थोड़ा कुछ हो जाना चाहिए, सोल लेके आए। हम सब आपस में बातचीत करके गए कि यार इतना बड़ा आदमी है, उस क्रांतिकारी का पोता है, तो उसके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए अपने 15 मिनट में क्या क्या बातें पूछनी है, क्या क्या बातें बोलनी है, तुम क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, तमाम चीजें तय करके गए। हमें लगा कि यार उस आदमी के पास पता नहीं कितने लोग आते होंगे, आके ये सेम बातें पूछते होंगे, इसलिए व्यक्ति बोर हो गया होगा बताते बताते। अपने को नहीं पता था, दुनिया तो जानती होगी। हम गए तो इस बात का और बड़ा अचंभा था कि उस व्यक्ति ने हमें 2.5 घंटे बिठा कर रखा। हम ही गए थे, बाकी कोई नहीं आता। आस पड़ोसियों को भी पता ही नहीं कि वो है। मैंने कहा उनको कि आप प्रयास क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं जयपुर के मेयर से मिला था और मैंने ये बताया भी था। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था और कहा था कि आपके जो घर वाली रोड है उसका नाम महावीर सिंह रोड कर दिया जाएगा, पर उन्होंने नहीं किया। बार बार जाकर मुझे ये कहने में कि मैं उनका पोता हूं और उनके नाम पे रोड की जाए, मुझे लगता है उनकी आत्मा दुख पाती होगी। उन्होंने नाम करने के लिए सब नहीं किया था। और अड़ोसी पड़ोसी कुछ तो जानते हैं, बाकी को अब मैं चला चला के थोड़ी बताऊंगी मैं उनका पोता हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो किया वो हमारे लिए हमेशा सम्मान्य नहीं रहेंगे, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए रहेंगे, पर अब हमारी तो जिंदगी जो है वैसे चलनी है। मैंने पूछा कि जयपुर आने क्या कारण रहा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनका रियल पोता नहीं, उन्होंने तो शादी नहीं की थी, उनके जो भाई थे मैं उनका पोता हूं। और जब भगत सिंह लंबे समय तक हमारे घर पर फरारी के दौरान रुके थे, कालांतर में जब भगत सिंह और मेरे दादाजी दोनों वहां से निकल गए, तो पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। तो मेरे दादाजी को लगा कि यहाँ पार नहीं पड़ेगी, तो मेरे दादाजी जयपुर आ गए, क्योंकि जयपुर भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, यहाँ पे राजाओं का राज था। और यहाँ के वनस्थली विद्यापीठ में जो हीरालाल शास्त्री वाली थी उसमें नौकरी कर ली थी।
बाद मेरे पापा भी यही नौकरी लग गए और अब मैं मेरा बिजनेस यहाँ पर चलाता हूँ, वाइफ मेरा स्कूल चलाती है यहाँ पे। उन्होंने हमें कहा कि जब भगत सिंह शाहजहांपुर में हमारे घर पर रहे थे तब भगत सिंह का सामान एक संदूक के अंदर था। उन्होंने हमें वो संदूक दिखाई कि वही संदूक है जिसके अंदर भगत सिंह का सामान रखा हुआ था। उन्होंने और बताया कि भगत सिंह बहुत रिच फैमिली से थे, बहुत पैसे वाले थे, जमींदार थे, वहां के लंबरदार थे पंजाब के। कि अजीत सिंह जी 1907 में जब जेल से रिहा करवाए गए थे तब शायद 50,000 रुपया मुचलका उनके लिए भरा गया था। आप सोचिए 1907 में 50,000 की क्या वैल्यू रही होगी। और भगत सिंह के पिताजी ने तो यह तक चाहते थे कि भगत सिंह को भी बाकायदा पैसे देके जमानत करवा ली जाए, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया था कि नहीं बापू। इवन चंद्रशेखर आजाद तो ये चाहते थे कि जब भगत सिंह को कोर्ट से जेल ले जाया जाता है, जेल से कोर्ट ले जाया जाता है, तो बीच में पुलिस पर हमला करके भगत सिंह को छुड़वा लिया जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को भगत सिंह ने इसके लिए भी आगाह कर दिया था कि पंडित जी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, लोग गुंडे और चवन्नों से अधिक कुछ नहीं समझेंगे, इसलिए प्लीज ऐसा मत करना, आप बाकी लोग संगठन संभालिए, हमारा समय आ गया है। हम बलिदान से ही अब देश के युवाओं को यदि जागृत कर पाएंगे तो अच्छा तरीका है। हम बलिदान देंगे, किसी ना किसी को तो ये देना पड़ेगा, हम देंगे। दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन उल्फत, हमारी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मर भी गए तो हमारी मिट्टी से भी वो खुशबू तो चारों तरफ रहेगी, इसलिए प्लीज ये मत करो आप। तो इतने पैसे वाले थे तो भगत सिंह की जो मम्मी थे विद्या देवी, उनकी जब शादी हुई थी तो उनके पीहर वालों ने उनको 4 बड़े बड़े संदूक दहेज के अंदर दिए थे। पहले वो पेटियां आती थी, पेटी लो वाली जो पेटी आती थी अपने, एक एक मिलती है घरों में, वो पैसे वाले थे तो उनकी मम्मी 4 लाई थी। भगत सिंह जब पढ़ने के लिए गए तो एक उनको दे दिया गया था। भगत सिंह जब फरार हुए तो उस एक संदूक में अपना सामान लेके निकले थे। उन्होंने कहा कि जब हमारे घर से वापस फरार हुए तो उन्होंने वो संदूक हमारे घर ही छोड़ दिया कि अब यार इतना बड़ा संदूक लेके इधर उधर कौन भागता फिरेगा। जब देश आजाद हो गया, सरकार ने कहा कि म्यूजियम में रखने के लिए क्रांतिकारियों की चीजें चाहिए, तो क्रांतिकारी के जो भी घर वाले हैं वो चीजें हमें दे दे। तो हमने बाकी तमाम चीजें लौटा दी थी, लेकिन वो संदूक नहीं लौटाया था, हमारे पास पड़ा। हमें लगता है कि भगत सिंह हमारे घर पर रहे थे तो कुछ निशानी तो हमारे पास होनी चाहिए। हमने भी उस संदूक के हाथ लगाया, इस बात को महसूस किया कि कभी भगत सिंह ने इस संदूक को खोला होगा तो उनके हाथ लगे होंगे, तो अपने इस मामले में थोड़े से सौभाग्यशाली खुद को मान दिया जाए। पर सोचना इस बात पर कि किस कदर हम हमारे इतिहास को इस तरीके से भुला देते हैं। भगत सिंह के संगठन कौन से थे? तो भगत सिंह के संगठन थे, एक तो नौजवान भारत सभा था, एक लाहौर छात्र संघ, भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर स्टूडेंट के बीच में बनाया था, एक लाहौर छात्र संघ नाम करके एक संगठन हुआ करता। क्या हुआ, ये आगे नहीं जा रहा? चलिए तो आज यहां तक पढ़ते हैं। फिर एक भगत सिंह की बुक, हाँ ये भगत सिंह की बुक आ गई भाई, आई है। मैंने अथिस्ट, मैंने आपको बता ही दिया मैं नास्तिक हूं, ये बात मैं फिर सुनाता हूं। हुआ क्या था कि भगत सिंह जब जेल के अंदर बंद थे तो जो भी कैदी हुआ करते थे ना, उनको शाम को ये टाइम दिया जाता था कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदू आरती में भाग ले सकते हैं, मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, सिख अपना जो भी गुरुवाणी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, पर सिख भी आरती में शामिल हो जाते थे। हिंदुओं और सिखों में तब इतना बड़ा विभाजन देखने को नहीं मिला करता था। वहां पर एक सीनियर सिख लीडर गिरफ्तार थे, सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी ने एक दिन बाकी क्रांतिकारियों से पूछा कि यार तुम सब मंदिर आरती के अंदर आते हो, मैं भी आता हूं यहाँ पर, यार वो एक नया सिखों वाला जो लड़का है हमारे, जिसका अखबार में नाम ज्यादा आता है, भगत सिंह, वो क्यों नहीं आता? लोगों ने कहा कि वो धर्म को मानता नहीं है, धर्म में विश्वास नहीं करता है। कहते सुरेंद्र सिंह जी ने कहा मैं समझाऊंगा, नया नया लड़का है इसलिए समझ नहीं आ रही है बात। सुरेंद्र सिंह जी उसके पास गए और सुरेंद्र सिंह जी ने जाके उसको कहा भगत सिंह यार आरती में क्यों नहीं आता, गुरुवाणी में भाग क्यों नहीं लेता? उसने कहा कि सुरेंद्र सिंह जी मैं धर्म को मानता नहीं हूं। तर्क वितर्क हुए कई देर उनके, क्यों नहीं मानता, उसने अपने दिए, इन्होंने अपने दिए। फाइनली सुरेंद्र सिंह जी गुस्सा है, उन्होंने कहा थोड़े अखबारों में नाम क्या है, दिमाग चढ़ गया, भगवान को मानना बंद कर दिया है, और उतर जाएगा, ये नशा भी उतर जाएगा, ये सब खुमारी है, अहंकार है तुम्हारा। उनके बैरक से जाने के बाद भगत सिंह सोचते हैं क्या वाकई लोकप्रियता की खुमारी मेरे पर छा गई है? क्या वास्तव में मैं इसलिए भगवान को नहीं मानता कि मुझे लगता है कि अब अपुनिज भगवान है? वो सोचते हैं कि नहीं, आज से कई साल पहले जब मैं लोकप्रिय नहीं हुआ था तब भी शायद मैंने रिलीजियस प्रैक्टिस बंद कर दी थी। जब मैं सचिंदर बाबू के कांटेक्ट में आया था तब शुरुआती दिनों में जरूर मैं एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे मैंने धर्म की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी इन बातों को बताने के लिए अपनी एक छोटी सी बुक लिखी जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं, ताकि लोगों को पता चले कि नास्तिकता मेरे में क्यों है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट।
सांप्रदायिकता को देश के लिए बड़ा खतरा मानते थे। नौजवान भारत सभा का जो भी सदस्य बनता था उससे ये लिखवाया जाता था कि मैं ऐसी किसी वस्तु, पार्टी, विचारधारा से किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्ट नहीं रखूंगा जो कम्युनलिज्म को मानती हो, जो सांप्रदायिकता को मानती हो। कहते भगत सिंह जब फांसी चढ़ने लगे थे लास्ट में, तो वहां पर फिर एक सिख ऑफिसर थे जिन्होंने वापस भगत सिंह को रोते रोते कहा कि होनता रबदा ना ले ले भगतिया, अब तो भगवान का नाम ले। अंतिम समय पर तो हर कोई भगवान का नाम लेता है। भगत सिंह फिर कहते हैं ना तेरे रब ते पहले विश्वास थे, ना तेरे रब ते आज। भगत सिंह का मानना था कि पहली बात तो भगवान है ही नहीं, और यदि है तो बहुत बुरा आदमी है, क्योंकि यदि अच्छा होता तो ये अमीरी, गरीबी, पाप, पुण्य, धरती पर जो भी बुराइयां देखता उनको खत्म कर देता। कौन अच्छा पिता अपने पुत्रों को दुखी होते हुए देखना पसंद करता है? ऐसी उनकी विचारधारा थी, इसलिए उन्होंने पूरी एक बुक लिखी, मैं नास्तिक क्यों।